वेलकम टू क्विक माइंड टेक्निक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क थ्योरी के बारे में और नेटवर्क थ्योरी में हम देखेंगे बेसिक सर्किट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड करंट I1, I2 एंड I3 रिस्पेक्टिवली इन द गिवन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है और ये फिगर में इस ब्रांच में I1 और फिर I2 और I3 ये करंट फ्लो हो रहा है। हमें ये निकालना है कि ये करंट कितना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज निकाल लेंगे। फिर वोल्टेज निकालने के बाद हर एक ब्रांच का वोल्टेज जो मिलेगा ये कांस्टेंट मिलेगा सब ब्रांच के लिए। तो हम वोल्टेज निकाल लेते हैं, फिर वोल्टेज अप्लाई करके हम करंट निकालेंगे। तो इसके लिए पहले क्या करता हूँ मैं, हम पहले डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में हमने क्या किया है, ये नोड जो वोल्टेज V1 मैंने लिखा है यहाँ पे ये वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, मतलब यहाँ पे नोड अप्लाई किया है। ठीक है, तो हम ये नोड यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसका नोड एनालिसिस से वोल्टेज निकाल लेंगे। जैसे फिर मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, जैसे यहाँ पे 8 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये 8 मैंने यहाँ पे दिया। उसके बाद में ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैंने इस 8 को पॉजिटिव में ले लिया। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये V1 से अभी यहाँ पे ये करंट जो फ्लो हो रहा है ये सब माइनस में है। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो नोड के पास फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव और जो अवे फ्लो हो रहा है ये नेगेटिव, बाकी ये करंट अवे फ्लो हो रहे हैं तो मैं इसको सबको नेगेटिव लूँगा। तो फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ ये V1 अपॉन, यहाँ पे V1 से ये यहाँ तक ग्राउंड तक फ्लो रहा है। ठीक है, तो ये V1 अपॉन ये रेजिस्टेंस कितना है 4, बाद में फिर से माइनस, फिर V1 अपॉन यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस फ्लो रहा है ये 5। ठीक है, फिर से माइनस और यहाँ पे V1 फ्लो रहा है ये अपॉन 1, ये इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आएगा 5 4 जा 20, तो हम डायरेक्टली 20 इसका एलसीएम लेंगे। ये 8 को ऐसे रहने देते हैं। तो फिर माइनस यहाँ पे अगर 20 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 4 5 जा 20, फिर ये 5 V1 सेम यहाँ पे भी ये सेम हम करेंगे। या फिर हमें मिलेगा 4 V1 और यहाँ पे ये है 20 V1 अपॉन जो एलसीएम मैंने लिया है ये 20 मैंने ये नीचे लिख दिया है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें ये मिलेगा 160। यहाँ पे है माइनस, अभी इसको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, ये 5 और ये 4 9 और ये 20 माइनस 29 V1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर यहाँ पे 160 इक्वल्स टू 29 V1, फिर V1 इज इक्वल्स टू 160 अपॉन 29। तो यहाँ पे आपको V1 मिलेगा 5.51 वोल्ट। यहाँ पे मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूँ, ये है हमारा V1। ठीक है, अगर यहाँ पे 30 होता तो 30 से हमें क्या मिलता था, 35 अगर हम करते तो 35 ये 150 आपको मिलेगा, मतलब ये 29 से 5 टाइम्स ही जाने वाला है। ठीक है, तो फिर अभी ये वोल्टेज सब जगह सेम है, मतलब यहाँ पे ये वोल्टेज 5.51 ये वोल्टेज है, क्योंकि ये पैरेलल है तो सब जगह सेम है। यहाँ पे 5.51, यहाँ पे भी 5.51 और यहाँ पे भी 5.51 हमें मिलेगा। तभी हम क्या करते हैं, I1 I2 और I3 निकालते हैं। जैसे मैं I1 के लिए लेता हूँ, I1 मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे I1 ये है V अपॉन R, फिर वोल्टेज हमें यहाँ पे मिला है 5.51 अपॉन रेजिस्टेंस यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, ये 4 1 जा 4, फिर यहाँ पे है 1.38 एम्पियर, ये हमें यहाँ पे मिलेगा I1 के लिए। सेम I2 के लिए, I2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फिर से वोल्टेज है 5.51 और जो रेजिस्टेंस फ्लो रहा है ये 5, फिर ये फिर से 5 1 जा 5, फिर हमें यहाँ पे मिलेगा ये 1.102 एम्पियर। फिर से I3 के लिए ये है I3 अगेन 5.51 ये वोल्टेज है और करंट है हमारा 1, तो ये सेम आएगा I3 इज इक्वल्स टू 5.51 एम्पियर। ये तीनों हमें एम्पियर या करंट यहाँ पे मिले हैं। तो 1.38 हमें यहाँ पे फर्स्ट में, मतलब डी में हमें यह अलग एम्पियर दिया है, बाकी 1.38 ऑप्शन में दिया है। उसके बाद में हम देखेंगे 1.102 या तो फिर 1.1 भी हो सकता है। यहाँ पे 0.9 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और बाद में ये हमें दिया है 5.52, जो यहाँ पे 5.51 मैंने निकाला है, मतलब हमें ये ऑप्शन दिया है जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। हमें सेकेंड क्वेश्चन में दिया है इन द बिलो नेटवर्क इफेक्टिव रेजिस्टेंस एग्जिस्टिंग अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स इज। तो इसमें हमें क्या निकालना है, जो ये वोल्टेज सोर्स है
यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस कितना मिलने वाला है ये निकालना है। तो रेजिस्टेंस के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ जो हमारा कॉमन फार्मूला है ओम्स लॉ का, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। तो इसके लिए मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, पहले वोल्टेज निकालना पड़ेगा और करंट भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये I निकालना पड़ेगा। हमारे पास ये I नहीं है तो हम पहले I निकालेंगे और फिर वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है। फिर हम वो वोल्टेज और करंट इसमें वैल्यू पुट करके हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। तो फिर अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले करंट निकालता हूँ। जैसे यहाँ पे करंट ये है, जैसे मैं अगर आप इसको ये ब्रांच से I1 लेते हो और इससे I2 लेते हो तो आपको क्या मिलेगा हम देखेंगे, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, मैंने ये लिखा। तो ये टोटल I यहाँ पे I इज इक्वल्स टू I1 अगर फ्लो हो रहा है I अपॉन 4 प्लस I2 हमारे पास तो नहीं है तो ये है I2, ठीक है। तो फिर I2 के लिए मैं क्या करूँगा, I2 इज इक्वल्स टू I माइनस I अपॉन 4, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये मिलेगा 4I माइनस I अपॉन 4। फिर I2 यहाँ पे है 3I, ये 4I से I गया तो ये 3I अपॉन 4, ये 3I अपॉन 4 फ्लो हो रहा है इसमें से, इस सर्किट में से ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे करंट मिला। तो मैं अभी यहाँ पे निकालता हूँ वोल्टेज V इज इक्वल्स टू, ये वोल्टेज हम कहाँ से निकालेंगे, इस ब्रांच से। अगर ये तो पैरेलल है मतलब यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे भी वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, और फिर ये वोल्टेज सोर्स से भी ये सेम वोल्टेज फ्लो होगा, इसलिए मैं यहाँ पे वोल्टेज निकाल लेता हूँ। फिर V इज इक्वल्स टू IR, ये हमारे पास फॉर्मूला है, और I हमें जो मिला है ये 3I अपॉन 4 ये मिला है। और रेजिस्टेंस यहाँ पे जो फ्लो रहा है ये भी 4 यहाँ पे फ्लो रहा है, ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा तो वोल्टेज हमें कितना मिला, ये है 3I, ये वोल्टेज हमें मिला, ठीक है। बाद में फिर मुझे क्या निकालना था, अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमें वोल्टेज मिला है 3I, और जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में से ये I जो फ्लो हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे I निकाला। तो ये I और ये I क्या होगा, कैंसिल होगा, और रेजिस्टेंस हमें मिलेगा ये 3 ओम, ये हमें फाइनल वैल्यू हमें रेजिस्टेंस की ये मिलेगी। और ये जो ऑप्शन में दी है ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे हमें दिया है एक करंट मिरर कैन बी यूज एज एन एक्टिव लोड बिकॉज, ये करंट मिरर जो होता है ये हमेशा यूज करते हैं, मतलब इसको जो होता है हाई AC रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये करंट मिरर एक सर्किट है, यहाँ पे मैंने सर्किट नहीं दिखाया आपको दिखाने के लिए, पर एक करंट मिरर एक सर्किट होता है, इसको हाई रेजिस्टेंस होता है, AC हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यह एक सर्किट होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे। Two heaters rated at 1000 watt to 50 volt each are connected in series across a 250 volt 50 Hz AC mains. The total power drawn from the supply would be dash watt, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में हम देखेंगे हमें क्या करना है। जैसे यहाँ पे टू हीटर जो लिया है तो मैंने यहाँ पे लगाया है टू, जैसे बल्ब जैसे सिंबल मैंने जैसे टू हीटर लगाया है। इसका रेटिंग हमें दिया है 1000 वाट और 250 वोल्ट, ये कनेक्टेड है सीरीज में, इसलिए मैंने इसको सीरीज में लगा दिया। और इसे जो सप्लाई मिला है ये 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज मिला है। तो हमें टोटल पावर ड्रॉन इसमें से कितना है वो निकालना है। जो कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन जो इसमें है कि आपको जो पावर है वो, जैसे हम रेजिस्टेंस लेते हैं सीरीज या पैरेलल के लिए, वैसे पावर हमें सीरीज के लिए लेनी है। तो पावर सीरीज के लिए ये होती है, आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए। इसके लिए आपको ये फार्मूला वगैरह यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो जैसे आपको ये 1000 वाट मिला है इसका हाफ कर देना, इसका हाफ होता है 500, और आपका ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पे बी दिया हुआ है। पर इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 अपॉन पी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन P1 हमें जो दिया है ये 1000 प्लस, और P2 भी दिया है हमें 1000, ठीक है। तो अगर हम इसको डायरेक्टली जैसे P इक्विवेलेंट करते हैं, हम इसको लिखते हैं 1000 मल्टीप्लाई 1000, और इसको क्या करते हैं हम एडिशन करते हैं 1000 प्लस यहाँ पे लिखते हैं 1000, ठीक है। फिर से अगर मैं एक स्टेप लिखता हूँ 1000 मल्टीप्लाई 1000, और नीचे इसका एडिशन करने के बाद ये मिलेगा हमें 2000, ठीक है। तो ये 30 और ये 30 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 2 1 2 और ये 2 5 10, और ये 2 0, मतलब हमें पी इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना मिला, ये मिला है 500
वैट हमें ये फाइनल आंसर मिला। पर एग्जाम में आपको इतना कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखना है आपको कितना वैट दिया है। अगर सेम वैट है तो इसका डायरेक्टली हाफ कर दो और आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर अलग वैटेज होगा तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये तो वो भी आप डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। ए करंट इज सेड टू बी डायरेक्ट करंट व्हेन इट्स, हम डायरेक्ट करंट कब कहते हैं, तो हम एक क्या करेंगे इसके लिए वन बाय वन ऑप्शन चेक करेंगे, फिर हमें पता चलेगा। उसके पहले हम एक डायग्राम देखेंगे कि हमें ये कांस्टेंट लाइन जो मिलती है, इस कांस्टेंट लाइन से हम इसे कहते हैं कि ये डीसी वैल्यू है, जिसमें मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट है। जैसे देखो इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इस टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बाद में मैग्नीट्यूड चेंज विथ टाइम, इसमें मैग्नीट्यूड चेंज होता नहीं, हम इस ऑप्शन को कंसिडर नहीं करेंगे। फिर डायरेक्शन चेंजेस विथ टाइम, इसमें डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता। ठीक है, फिर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ये भी नहीं होता। फिर हमारा ऑप्शन डायरेक्टली क्या होता है, ए आता है, जिसमें ये जो मैग्नीट्यूड है ये क्या है, डायरेक्टली ये कांस्टेंट है। तो करंट, डीसी करंट के लिए कांस्टेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने देखते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट, इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखते हैं। कंज्यूम सम पावर ऑन एवरेज, डज नॉट कंज्यूम पावर, टेक पावर फ्रॉम द लाइन ड्यूरिंग सम पार्ट ऑफ द साइकिल एंड देन रिटर्न ड्यूरिंग द अदर पार्ट ऑफ द साइकिल। जैसे अगर मैं डायग्राम में देखता हूँ तो जैसे ये साइन वेव है, यहाँ पे हमें मालूम है ये साइन वेव में ये है पॉजिटिव, ठीक है, और ये है नेगेटिव। तो यहाँ पे दिया है सी ऑप्शन में, टेक पावर फ्रॉम द लाइन ड्यूरिंग सम पार्ट ऑफ द साइकिल। मतलब ये पॉजिटिव जब लाइन चल रही है तब इसने क्या किया, इसने जो एनर्जी ये कहाँ से ली, ये सोर्स से ली, या तो फिर यहाँ पे लिया है लाइन से, इसने सम एनर्जी ले ली है। और ये नेगेटिव जब आता है तो इसने फिर से रिटर्न दिया है अदर पार्ट ऑफ द साइकिल, यहाँ पे फिर से ये रिटर्न दिया है सोर्स को, या तो फिर उस लाइन को रिटर्न दिया है। तो इसलिए हमारे इंडक्टिव सर्किट में ये होता है। तो ये ऑप्शन सी में दिया है, इसमें सिर्फ कंज्यूम दिया था, इंडक्टिव सर्किट सिर्फ कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, और ये डज नॉट कंज्यूम पावर, ऐसा भी नहीं कि ये पावर कंज्यूम नहीं करता है। इंडक्टिव सर्किट पावर कंज्यूम करेगा, पर कुछ साइकिल के लिए, जैसे पॉजिटिव के लिए वो कंज्यूम करेगा और नेगेटिव के लिए वो रिटर्न देगा। सो हमारा आंसर होता है ऑप्शन सी। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे दिया है 10 मिली हेनरी इंडक्टर कैरीज ए साइनोसाइडल करंट ऑफ 1 एम्पियर आरएमएस एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, द एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय द इंडक्टर इज। अगर देखो इंडक्टर आपका प्योर इंडक्टर है, उसमें हमेशा वैल्यू जो होती है ये होती है जीरो। जैसे मेरे पास ये फॉर्मूला है, पी एवरेज इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव। ठीक है, तो हमें ये वोल्ट यहाँ पे 1 एम्पियर ये दिया है, करंट दिया है। ठीक है, बाकी जो वैल्यू दी है हमें कुछ देखना ही नहीं है। सीधा अगर आप ये करोगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये वी आई, ठीक है, कॉस आपको दिया है, जो एंगल दिया है ये यहाँ पे जो मिलेगा ये 90 डिग्री। अगर ये कैसे मिलेगा, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये हमें इंडक्टर दिया है, मतलब इंडक्टिव लोड के लिया है, तो हमें मालूम है ये इसकी जैसे वेक्टर डायग्राम में निकालता हूँ तो यहाँ पे जो ये करंट है और ये है वोल्टेज है। करंट लैग्स होता है इंडक्टिव के लिए, और कितने एंगल से होता है, 90 डिग्री के लिए। तो मैंने इसलिए यहाँ पे cos 90 लिया है, और cos 90 हमें मालूम है ये हमेशा जीरो होता है, और जीरो से अगर मल्टीप्लाई किया तो पावर आपको पूरा पूरा कितना मिलेगा, ये पी एवरेज आपको जीरो मिलेगा। तो ऑप्शन में ये ए ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। तो जो करंट फ्लो होता है ये किसकी वजह से होता है, जो सर्किट में या तो फिर कंडक्टर में ये सब होता है इलेक्ट्रॉन्स के वजह से। तो इसलिए हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज। तो हमें ओम्स लॉ जो मालूम है ये है V इज इक्वल्स टू आई आर, हमें ये फॉर्मूला मालूम है। ठीक है, अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें या तो फिर क्या मिल सकता है, I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, या तो R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ये रीअरेंज करने के बाद ही मिलेगा, पर हमें जो मालूम है ये बेसिक फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू आई आर, ये हमें जहाँ पे दिखेगा ये हमारा आंसर है। जैसे ये दिया है C में, बाकी ये जो दिया है ये I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर ये नहीं है, ये है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं है, और बोथ यहाँ पे दिया है ये नहीं है। तो यहाँ पे आप बोथ के लिए फंस सकते हैं। तो V इज इक्वल्स टू आई आर ये आपका आंसर है। हम नेक्स्ट देखेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड है, हम जैसे ऑप्शन देखते हैं डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर,
ठीक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं, ये रेजिस्टिविटी है, एक काम करते हैं पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे R इज इक्वल्स टू रो यल अपॉन ए, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई ए अपॉन यल, ये हमें दिया है। तो ये दिया है डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। बाद में कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, इसमें कंपोजिशन होता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन लेते हैं तो मटेरियल कंपोजिशन आता है, इसमें कुछ कांस्टेंट होता है उसके लिए, तो ये हमारा हो सकता है। बाद में हम देख लेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। बोथ डायमेंशन एंड कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, ठीक है। पर हमारा ऑप्शन है कंपोजिशन ऑफ ए कंडक्टर मटेरियल। यहाँ पे डायमेंशन ऐसा मतलब डायमेंशन पे डिपेंड नहीं है कि ये इतना एरिया या तो लेंथ ये होगा तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज होना है, मतलब जो डिपेंड भी होगा तो मैक्सिमम डिपेंड है कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, उसका कंपोजिशन कितना है, क्योंकि इसकी एक वैल्यू होती है ये कंपोजिशन की, तो हम वो वैल्यू लेते हैं, तो ज़्यादा ये डिपेंड है कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे हम रुकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ।